नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जहां हम आप किसानों से सीधा जुड़ते हैं। एक फोन कॉल के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि कृषि संबंधी अलग अलग विषयों पर हम आप तक जानकारी पहुंचाएं, आपके सवाल विशेषज्ञों के सामने रखें। तो ऐसे ही आज का विषय है, आइए नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय पर। आज का हमारा विषय अमरूद प्रबंधन एवं विपणन। इसके अलावा हम बात करेंगे सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक की। इन दोनों विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी और आपके हम कॉल्स भी लेंगे। इसके लिए आप जान लें हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर हैं। पहला नंबर है 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस आपको हमें फोन करना है और अपने प्रश्न जो कि हमारे आज के विषय हैं उनसे जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं या फिर कोई सुझाव है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हम यहीं पर आपके लिए उपस्थित हैं आपके सवालों के लिए। तो आज का विषय हमने बता दिया और हमारे जो आज के मेहमान हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दें जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। पहले हम बात करेंगे अमरूद के बारे में। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर राम आश्रय जी हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल एवं तुड़ाई प्रौद्योगिकी विभाग IARI में। बहुत बहुत स्वागत है राम आश्रय जी आपका कार्यक्रम में। तो अमरूद पर हम बात करेंगे कैसे करें इसका प्रबंधन और कैसे विपणन में हमारे जो किसान है विशेष बातों का ध्यान रखकर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अमरूद की बात करें तो वैसे तो ये पूरे हमारे देश में इसकी उपज ली जाती है। हमारे बहुत सारे किसान अमरूद पैदा करते हैं लेकिन विशेष तौर पर ये उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय है और हमारे किसान इसकी फसल लेते हैं। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर इसकी फसल तैयार है, तुड़ाई का समय है और ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि अगर इस समय किसानों से चूक हो गई तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। तो प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। राम आश्रय जी, जैसा कि मैंने कहा कि वैसे तो हमारे पूरे देश में इसकी जो उपज है वो ली जाती है, पैदावार होती है, लेकिन उत्तर भारत में ये काफी लोकप्रिय है हमारे किसानों के बीच और ये समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुड़ाई का समय है यानी फल पाने का समय हमारे किसानों के लिए है। तो यहाँ पर किसी तरह की चूक ना हो, क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत आपने एक सार के रूप में कह दिया। फल पाने की समय अवस्था है। जी जी। आपने साल भर मेहनत की, उसमें आपका जीवट के साथ सारा श्रम लगाया, पसीना बहाया, लेकिन अगर तुड़ाई के समय आपने कहीं ना कहीं कोताही कर दी, जो आपको फल मिलना चाहिए, फल का तात्पर्य आपको जो मुनाफा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो निश्चित तौर पर जो प्रबंधन शब्द अपने आप में एक कई चीजों को समेटे हुए है। इसमें बागों के प्रबंधन से लेके आपको भोक्ता तक पहुंचाने की सारी जो इकाइयां हैं इसमें एक कड़ी के रूप में पिरोई जाती हैं। तो अब इसको हम कहते हैं आपका फलों का प्रबंधन। और इस प्रबंधन में आपका तुड़ाई प्रबंधन बहुत ही अहम है। बाजार में पहुंचाना अक्सर देखा गया हमारे कृषि के जितनी भी पदार्थ होते हैं या कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी फसलें हैं, उत्पादन तो बहुत अच्छा करते हैं हमारे किसान भाई बहन, लेकिन मार खाते हैं उनके विपणन में। कहने का तात्पर्य उनकी जो बाजार में ले जाने की व्यवस्था और उसमें जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो ये समस्या हमारे किसानों के साथ ना पेश आए, उन्हें अपनी फसल का पूरा लाभ मिले और फल मिले, यही हमारी कोशिश भी है। तो अगर आपने अमरूद की फसल की तुड़ाई का काम शुरू कर दिया है तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इस समय कौन कौन सी खास बातें हैं तुड़ाई से लेकर बाजार तक पहुंचाने तक, उन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। ये सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम में। आगे बढ़े उससे पहले देखिए हमारी अमरूद पर ये रिपोर्ट। नवंबर में अमरूद की बागों में निराई गुड़ाई और सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही नवंबर दिसंबर में गोबर की सड़ी गली खाद दी जानी चाहिए। यूरिया की आधी मात्रा भी नवंबर में देनी चाहिए। 6 वर्ष के पौधे को सामान्यतः 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2.5 किलोग्राम SSP और आधा किलोग्राम MOP दिया जा सकता है। 75 ग्राम नत्रजन, 65 ग्राम फास्फोरस, 50 ग्राम पोटेशियम प्रति वृक्ष प्रति वर्ष की दर से भी दिया जा सकता है।
ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उर्वरकों की मात्रा सिर्फ मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही हो, क्योंकि अमरूद की पोषी जड़ 25 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी की सतह में पाई जाती है। उर्वरकों के बेहतर उपयोग के लिए उन्हें पेड़ के तने से 1 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर गहराई में दिया जाना चाहिए। नवंबर-दिसंबर में पेड़ों और छोटे पौधों को पाले से बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। छाल खाने वाले कीट की रोकथाम डाइक्लोरोवॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छेदों में भरकर चिकनी मिट्टी से लेप कर दें। तैयार पके फलों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें। अमरूद के फल अधपकी अवस्था में ही पसंद किए जाते हैं। ऐसे में फलों के रंग और गूदे की कठोरता के अनुसार ही तुड़ाई करनी चाहिए। 2 पत्ती सहित फलों की तुड़ाई 2 से 3 दिनों के अंतराल पर करने से बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। फलों को बांस की टोकरियों में अमरूद की पत्ती या अखबार के एक तह पर रखकर बाजार भेजना अच्छा रहता है। तभी हमने अमरूद पर आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाई। आगे भी हम आपके सवाल लेंगे और विस्तार से और जानकारियां देंगे, ताकि अमरूद की फसल अगर आपने ली है तो आपको अधिक से अधिक लाभ हो। हमारा जो दूसरा विषय है आज का, उसके बारे में एक बार फिर से आपको बता दें। हमारा दूसरा विषय है आज का कि सब्जियों में ग्राफ्टिंग की तकनीक हमारे किसान कैसे समझें, कैसे इसका लाभ उठाएं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि प्रोफेसर है पादप विज्ञान संभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रदीप आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में हम बात करेंगे, जिसे अगर हम आम भाषा में कहें तो कलम तैयार करना जिसे कहते हैं हम, तो ये किस तरीके से हमारे किसानों के लिए लाभकारी है, खास तौर पर जो किसान सब्जियों की खेती करते हैं। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि प्रमुख रूप से अब सब्जियों की खेती से जुड़ चुके हैं, तो उनके लिए ग्राफ्टिंग किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसके क्या लाभ हैं? जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे किसान हमारे देश में सब्जी उत्पादन में जुड़े हैं। जी जी। और मैं ये जानकारी भी साझा करना चाह रहा हूँ आप सबसे कि भारत जो है दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा सब्जी पैदा करने वाला देश है। जी जी। और बहुत सारे किसानों की जो आर्थिकी है वो सब्जियों के ऊपर ही टिकी हुई है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं इन सब्जियों में जिनका अभी तक केमिकल अगर ट्रीटमेंट कहें, यानी कि अगर कहें हम रासायनिक उपचार कोई हमारे पास है, तो वो अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जी जी। ऐसी 2 बहुत बड़ी समस्याएं हैं लगभग पूरे भारत में ही। एक है बैक्टीरियल विल्ट, जिसको जीवाणु मुरझान रोग बोलते हैं, और दूसरी है नेमेटोड, सूत्रकृमि जिसको हम कहते हैं। ये जो 2 समस्याएं हैं, ये प्रमुखतः जो आपके शिमला मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, इन फसलों में बहुत ज्यादा आती है। जी जी। ये दोनों ही समस्या बहुत ज्यादा आती है। तो ये जो ग्राफ्टिंग तकनीक है, ये बेसिकली क्या है कि 2 पौधों को हमने 2 प्लांट पार्ट्स को आपस में जोड़ना है कलम करके, जैसे आप कह भी रहे हैं। तो एक पार्ट को, जैसे अभी अमरूद के ऊपर भी चर्चा हो रही थी, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, तो एक को हम रूट स्टॉक कहते हैं और एक को साइन कहते हैं। जो जड़ वाला हिस्सा है उसको हम रूट स्टॉक कहेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है जो उसके ऊपर हमने कलम करके लगाना है उसको हम साइन कहते हैं। जी जी। तो जो सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक है वो हमारे देश में अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, या बहुत या मैं यूं कहूं कि हमारे जानकारी देश नहीं है शायद इतनी जानकारी हमारे किसानों को इसकी नहीं है। बेसिकली ये जो तकनीक है, ये जापान और कोरिया में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो 2 समस्याएं हैं, जीवाणु मुरझान रोग है और दूसरा सूत्रकृमि है, ये और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए वहां के जो लोग हैं वो इस ग्राफ्टिंग तकनीक का, कलम तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने अभी प्रदीप जी कहा अभी कि इस तकनीक के बारे में या फिर जो तरीका है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, या फिर हमारे देश में भी इतनी प्रचलित नहीं है। जो समस्या है उसका समाधान इसके माध्यम से ढूंढा जा सकता है, और किस किस तरह से हमारे किसानों को इससे फायदा हो सकता है कलम तैयार करने के, और क्या लाभ होते हैं, और एक तरीके से कहें कि नए नए विकल्प उनके सामने इससे पैदा
हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और सरल तरीके से जानेंगे कि आखिर ग्राफ्टिंग कैसे की जा सकती है। क्या एक छोटा सा किसान जिसने मान लीजिए टमाटर की फसल ली है, उसमें क्या ये हो सकता है, या फिर और कैसे कैसे तरीके हैं जिसके बारे में जानकारी हमारे किसानों को होनी जरूरी है अगर वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। आगे बढ़े, आपसे चर्चा करें इस पर, उससे पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। फलों, फूलों और पेड़ों की ग्राफ्टिंग के साथ साथ सब्जियों में भी ग्राफ्टिंग संभव है। उत्तम उत्पादन और गुणवत्ता की क्षमता वाली व्यावसायिक किस्में सामान्य दशा में तो अच्छी चलती हैं, लेकिन किसी जैविक व अजैविक कारकों से इनकी उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी इनका उत्पादन कम होता है। ग्राफ्टिंग पद्धति में टमाटर, बैंगन, मिर्च, कद्दू वर्गीय और करेले जैसी सब्जियां काफी उपयुक्त रहती हैं। खासकर पॉली हाउस में, जहां मिट्टी में फफूंद, सूत्रकृमि आदि की समस्या काफी अधिक होती है। ऐसे में ग्राफ्टिंग एक कारगर तकनीक साबित होती है। ये एकीकृत फसल प्रबंधन का प्रमुख अंग कहलाती है। ग्राफ्टेड पौधों के इस्तेमाल से काफी हद तक रसायनों के इस्तेमाल में भी कमी आ जाती है। ग्राफ्टेड पौधे तैयार करने में कुछ विशेष सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे उचित बीज बुआई, समय समय पर ग्राफ्टिंग प्रक्रिया, नमी बनाए रखना, कठोरीकरण व्यवस्था आदि। इस तकनीक में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्राफ्टिंग के लिए दोनों पौधे के तने की मोटाई बराबर होनी चाहिए। 20 दिन के बाद दोनों का जुड़ाव हो जाने पर उसे रोपा जा सकता है। किसान आसानी से ग्राफ्टिंग करके एक एक तने में 2 पौधे लगा सकते हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है, साथ ही आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो भी हमने ग्राफ्टिंग पर रिपोर्ट देखी और हमने ये भी बताया रिपोर्ट के माध्यम से कि कैसे हमारे किसानों को इससे काफ़ी लाभ हो रहा है, और जो किसान इसके बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं रखते हैं उन तक जानकारी पहुंचाना ही हमारा मकसद है। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जी लगातार बने हुए। डॉक्टर प्रदीप, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया है, कुछ जानकारी तो हमने दे दी है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी भी इतना प्रचलित नहीं है हमारे यहाँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि परंपरागत तौर पर जो चीज़ें सीखते आए हैं उन्हें वो आजमाते रहते हैं खेती में, लेकिन जो आज के दौर में हमारे किसान जो व्यवसायिक खेती कर रहे हैं फल की, सब्जियों की, उन्हें आप किस तरीके की जानकारी देना चाहेंगे? जी, सब्जियों में एक तो जैसे मैंने कहा कि ये जो ग्राफ्टिंग तकनीक है, इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि हमारे किसान अभी इसको अपना नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है रूट स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन होना, कि कौन से रूट स्टॉक्स कौन सी सब्जियों के लिए उपयुक्त हैं। ये सबसे पहला काम जो है इस तकनीक में हमारे पास जरूरी है, जो होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रूट स्टॉक्स जो हैं, एक तो जो वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर है ताइवान में, वो उन्होंने बहुत सारे रूट स्टॉक्स जो हैं इसके डेवलप किए हैं जो कि रेजिस्टेंट हैं सूत्रकृमि के लिए और जीवाणु मुरझान के लिए, या और अन्य और भी बहुत सारे रूट स्टॉक्स उनके पास अवेलेबल हैं। एक तो वो है। दूसरा ये है कि हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय है हिमाचल में, वहाँ उन्होंने काफी रूट स्टॉक्स जो हैं इसके आइडेंटिफाई किए हैं जो सूत्रकृमि और जीवाणु मुरझान के लिए। तो रूट स्टॉक्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात ये इसके लिए। और अगर हमारे पास रूट स्टॉक्स हैं तो हम जो है वो ग्राफ्टिंग की ओर बढ़ सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसके फायदे ये हैं कि एक तो इको फ्रेंडली अप्रोच है, इसमें कोई केमिकल्स का यूज नहीं है किसी डिजीज को खत्म करने के लिए। दूसरा ये है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपके जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस जिसको बोल सकते हैं, चाहे वो ड्राउट स्ट्रेस है, चाहे टेम्परेचर स्ट्रेस है, चाहे वो सैलिनिटी स्ट्रेस है, जितनी तरह के जो स्ट्रेसेस होते हैं प्लांट्स में, उन सब को बचाने के लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। और दूसरा ये कि जब आप के पास डिजीज फ्री बिना बीमारी के कोई पौधा बन जाता है तो आपका जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। जी जी। और जो क्वालिटी है फ्रूट की या सब्जियों की वो बढ़ जाती है। तो ऐसे
जी जी बिल्कुल। अब बीमारियां नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि गुणवत्ता बढ़ेगी फल की और जी, जी, सब्जी जी। की, और हाँ जी। गुणवत्ता अगर बेहतर होगी तो हमारे किसानों को दाम भी अच्छे मिलेंगे। हाँ, अब जी, हम जी। बात कर लेते हैं अमरूद के बारे में। राम आश्रय जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि अमरूद उत्तर भारत की प्रमुख फसलों में से एक है, मतलब बड़े पैमाने पर हमारे किसान इसकी खेती करते हैं, इसकी फसल लेते हैं। तो प्रबंधन के अगर हम एंगल से बात करें तो इस वक्त कौन कौन से, शुरुआत से ही अगर तुड़ाई से ही हम अगर बात करना शुरू करें तो कौन कौन सी खास बातें हैं? देखिए, इसमें जो सबसे पहली कड़ी आती है आपकी तुड़ाई के उपरांत, या तुड़ाई एक ऐसी बीज आपका जो खेती करते हैं और बाजार में पहुंचाते हैं, मतलब जिसको पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन कहते हैं। तुड़ाई उपरांत ये तुड़ाई एक ऐसी कड़ी है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। तो इस तुड़ाई के समय खासकर आपकी अवस्था की पहचान बहुत जरूरी होती है कि आपको फलों को किस अवस्था में तोड़ें। जी। आप उनको बहुत हरा तोड़ के ले जाएंगे तो उनकी जो है गुणवत्ता, उनमें मीठापन नहीं आएगा। तो आपको जो कीमत मिलनी चाहिए या उपभोक्ता का रुझान जो आपकी फसल के प्रति होना चाहिए उत्पाद, वो नहीं होगा। अगर आपने बहुत पीला करके तोड़ लिया, कहने का मतलब उसका गूदा काफी नरम पड़ गया, साफ पड़ गया, तो आप जब अपने खेत से लेके उसको बाजार तक पहुंचाएंगे तो उसमें 2-3 दिन भी लग गया, अगर शेल्फ लाइफ कम हो शेल्फ जाएगी लाइफ उसकी, उसकी जी। निधानी आयु है बहुत कम हो जाएगी। और जब वो उपभोक्ता के हाथ में अंत में जाएगा तो उसकी जो उसको एक संतुष्टि मिलनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। उसका सीधा सीधा आपका संबंध आपकी प्राइस या उसके मूल्य से जुड़ा हुआ है। जी, जी, तो जी। आपको कीमत कम मिलेगी। तो जी। सबसे पहली बात यह है कि इन जो हमारी समस्याएं हैं, अब बहुत अधिक हरा या बहुत अधिक पीला न करके तोड़ें, सही अवस्था में तोड़ें। कहने का मतलब जब आपका गहरा हरा रंग हल्का सा ब्रेक होने लग जाए, मतलब वो आपका हल्का पीले की पीला तरफ आने लगे, बढ़ने हाँ, लग जाए, हाँ। उस समय आप उसको तोड़ें। तो आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे तुड़ाई के बाद, अगर 5-6 दिन भी लग गया तो उस बाजार में पहुंचते पहुंचते उसका अच्छा रंग और उसमें सुगंध पक विकसित जाएगा हो तब जाएगी, तक पक वो। जाएगी जी, जी। और आपको कीमत अच्छी मिलेगी। हाँ, और यहाँ पे जब हमारे किसान भाई इसकी तुड़ाई करते हैं तो खासकर उनको हाथ से ही तोड़ते हैं, और हाथ में उनके नाखून बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, और खासकर जो हाथ में छल्ले या आपकी अंगूठी इत्यादि नहीं पहने जब उसको तुड़ाई करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है या इसका जो छिलका होती है काफी नरम होता है। अगर उसमें जरा भी खरोच आएगी, जब खरोच आने से उसमें कालापन पड़ेगा, और साथ ही साथ ये आपके जीवाणु हैं या फफूंदी है, उनको वहां पे एंट्री देने में, उसमें घुसने में बहुत मदद करता है, जिससे आपकी उसमें सड़ाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी, बिल्कुल। तो ये आपका सावधानियां बरती जानी चाहिए। और तुड़ाई करते समय उसको हम किसी कपड़े के थैले में रख के नीचे पेड़ से उतारें, या आपका जो प्लास्टिक क्रेट्स आती हैं उसमें रख के हम नीचे उतारें, और उसको हम किसी बांस की डलिया या आपकी अरहर की छड़ियों से डलिया बनाते हैं उसमें नहीं रखें, क्योंकि बहुत नाजुक फल है, उसमें रखेंगे आपकी खरोच आएगी और पुनः हुआ उसमें सड़ाव है या दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और आपको जो नुकसान उठाना पड़ेगा इसकी वजह से। तो ये पहली बात है, सही अवस्था में तोड़े, सही तरीके से तोड़े। बिल्कुल, तो सही अवस्था और सही तरीके से तोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, तभी आपको आपके फल का फल मिलेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें जब आप तुड़ाई करें, तो कौन कौन सी खास बातें हैं ताकि दाग ना पड़े आपके फल में, और दाग नहीं लगेगा अगर उस पर निशान नहीं पड़ेंगे तो भाव अपने आप में ही अच्छे मिलेंगे बाजार में, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो चमकदार सुंदर फल को देखकर और आकर्षित होंगे। तो ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा ग्रेडिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही हम बात कर रहे हैं सब्जियों में किस तरीके से हमारे किसान ग्राफ्टिंग का लाभ उठा सकते हैं। इन दोनों विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस।
और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं अमरूद में प्रबंधन के बारे में और साथ ही विपणन में कौन सी खास बातें ध्यान में रखें हमारे किसान ताकि उन्हें अच्छे भाव मिले। साथ ही हम बात करें सब्जियों में ग्राफ्टिंग के लाभ क्या है, कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं और कौन कौन सी सब्जियों में इसे अपनाया जा सकता है, आजमाया जा सकता है। दोनों ही विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। चलिए डॉक्टर प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग सब्जियों में इसे अपनाया जा सकता है, आजमाया जा सकता है, तो कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां हैं जिसके बारे में आप हमारे किसानों को सलाह देंगे जिसमें ये ज्यादा सक्सेसफुल है, कामयाब है? हाँ जी, जैसे आपने कहा कि कौन कौन सी सब्जियां हैं, उनमें टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, ये 3 ऐसी फसलें हैं जिनमें ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इसके अलावा जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे आपका खीरा है या घिया है, उन वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, जिनको तरबूज या खरबूजा बोलते हैं हम, उन फसलों में बहुत ज्यादा कारगर है। जी जी। तो ये प्रमुख सब्जियां हैं। जैसे टमाटर बहुत बड़े स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे आप जानते हैं कि ये कैश क्रॉप एक तरह से लोग इसको कई जगह लगाते हैं। जी जी। बैंगन कई जगह की बहुत बड़ी फसल है। जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बैंगन लगता है और आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा। छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट कंपनी है कोई एक, वो भी इस तरह से ग्राफ्टेड सीडलिंग्स जो है फार्मर्स को उपलब्ध करवा रही है। जी जी। तो ये 2-3 सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं। इन सब्जियों में इस ग्राफ्टिंग तकनीक का हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ठीक है, आपने जैसे कि बताया टमाटर हो गया, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि टमाटर में किस तरीके से की जाए ग्राफ्टिंग और इसके कैसे फायदे हो सकते हैं, किसान कौन सी बातों का ध्यान रखें। लेकिन उससे पहले कॉलर है सुरेश कुमार, जिन्होंने हमें हरियाणा से कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं। जी सुरेश जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा सर अमरूद के बारे में है। अमरूद में जो गोबर की खाद डालनी है 2 साल के पौधे में कितनी डालनी चाहिए? जी, अमरूद के पौधे में कितनी खाद डालें वो? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इस समय जो है अमरूद आपका 2 साल का है। कहने का मतलब अभी काफ़ी प्रारंभिक अवस्था में है और गोबर की खाद आप इस वक्त भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस समय काफ़ी थोड़ा लेट हो रहे हैं। फिर भी आप अभी डाल सकते हैं। और 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद, यहाँ सड़ी हुई तात्पर्य है कि पूरी तरीके से आपकी काली पड़ गई हो, उसमें गर्मी पैदा नहीं कर रही हो। और अगर आप अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद का, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आपको दीमक को आमंत्रित करती है। दीमक जिसको आप शौक भी बोलते हैं हरियाणा में, तो ये दीमक को आमंत्रित करती है। जब दीमक इसमें आएगी तो निश्चित तौर पर आप इसका जो दुष्परिणाम है जानते हैं। इस तरीके से पूरे बगीचे को बिल्कुल तबाह कर देती है। तो आप इस समय जल्दी से जल्दी एक थाला बना के आपको करीब 50 सेंटीमीटर की परिध में अपने 2 साल के जो पौधे हैं उसमें गोबर की खाद दे दें। हालांकि इसमें अभी काफ़ी देरी हो चुकी है। गोबर की खाद देने का उचित समय जो होता है, जैसे ही बरसात खत्म होती है उस समय आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेके 15 अक्टूबर तक इसका बर्ताव कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अभी आप, क्योंकि आपकी फलत में नहीं है ये फसल, तो इसमें आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकें, लेकिन बर्ताव सड़ी हुई गोबर खाद का करें। जी, तो बात हुई अमरूद की और हम आपकी कॉल्स लगातार लेते रहेंगे। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। सब्जियों में ग्राफ्टिंग पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारी सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे किसानों की जीवन बेहतर हो सके, वो तरक्की कर सके, उन्हें अपनी फसल का उचित लाभ मिले और जो स्थितियां हैं वो और पारदर्शी बने। इसीलिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में एक कदम है कृषि सुधार अधिनियम। आइए देखते हैं इस पर हमारी रिपोर्ट।
कृषि और किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 भी इन्हीं में से एक है। ये अधिनियम वर्तमान में मौजूद विकल्पों को नई व्यवस्था देने के लिए बनाया गया है। चाहे वो वर्तमान व्यवस्था मंडी की हो या एमएसपी की हो, उसे बरकरार रखा गया है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के लागू होने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। हाल ही में लाए गए दोनों अधिनियमों के माध्यम से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इन अधिनियमों के माध्यम से किसानों की उपज के लिए ई ट्रेडिंग की व्यवस्था भी खोली गई है। इससे किसानों को और अधिक विकल्प मिल सकेंगे और किसान अपनी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य ले सकेंगे। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मार्कंडे पांडे जी हैं, जिन्होंने गोरखपुर से हमें फोन लगाया है। पांडे जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। जी बताइए, प्रश्न क्या है? आम के बाग में इस समय हम क्या करें? आम के बाग में इस समय क्या करें? जी राम आश्रय जी, आम का बाग है इनका, इस समय क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, आम का जो बगीचा होता है इस समय अपनी एक कहीं न कहीं एक विश्राम की स्थिति में होता है, और जैसे जैसे तापक्रम कम होता जाता है ये काफ़ी विश्राम की स्थिति और इसकी बढ़ती जाती है। इस समय आप इसमें जैसे कि खाद पानी दे दें अच्छी तरीके से, और एक अगर इसमें आप चाहते हैं तो फफूंदी नाशक का भी छिड़काव कर सकते हैं। वैसे तो आपकी जितने भी कीड़े हैं या जो फफूंदी जनित बीमारियां हैं अपनी सुषुप्तावस्था की जाने की तैयारी में होती है इस समय, और इस समय आप बेहतर होगा एक जो प्रमुख इस समय का कार्य होता है बागवानों में अच्छी तरीके से जुताई करके उसको खरपतवार विहीन करके अच्छे तरीके से थाले इत्यादि बना के उसमें एक सिंचाई दे दें, क्योंकि दिसंबर के बाद इसमें सिंचाई देना वर्जित हो जाता है आम के बगीचों में। क्योंकि दिसंबर के बाद अगर जनवरी में हम आप इसमें सिंचाई करते हैं तो कहीं न कहीं अगर आपका प्रौढ़ अवस्था में बाग है जिसमें कि फूल आने की बौर आने की संभावना होती है, तो कहीं न कहीं अगर तापक्रम में जरा सा भी उछाल आता है तो उसमें फुटारा आने लगता है, उसमें किल्ले फूटने लगते हैं, और वो पुनः इसमें क्योंकि तापक्रम का उतार चढ़ाव होता रहता है, और वो जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी कुछ समय बाद तो वो काले पड़ने लगते हैं। तो जिससे आपका जो पुष्पन होता है, बौर आता है आगे चल के फरवरी के महीने में जबकि बसंत ऋतु में, तो उस पर कहीं न कहीं विपरीत प्रभाव डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो हमारा आपका सुझाव है कि इस समय अगर आपने कोई खाद, गोबर की खाद या डीएपी इत्यादि या सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दिए हैं तो उनको जड़ में थाले में मिला के और एक सिंचाई करके आपको अच्छी तरीके से बागान को छोड़ दें। जी, एक कॉलर है मोहम्मद उमर है जिन्होंने हमें मेरठ से कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल है ग्राफ्टिंग के बारे में जानकारी, टमाटर की और मिर्च की। ग्राफ्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं आप, कोई विशेष बात? हेलो हेलो जी, ग्राफ्टिंग के बारे में कोई खास बात जानना चाहते हैं आप? जी, इसका क्या तरीका है, कैसे किस चीज से हो सकती है? ठीक है,
हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, उमर जी का सवाल है कि कैसे ग्राफ्टिंग की जा सकती है, शायद टमाटर और मिर्च के बारे में जानना चाहते हैं, टमाटर के बारे में। ये टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, या कोई भी सब्जी है जिसमें आपने ग्राफ्टिंग करनी है, उसका तरीका बहुत आसान है, सीधा तरीका है जी। एक तो आपको जो है एक रूट स्टॉक की सोइंग करनी पड़ेगी एक तरफ, यानी कि जो हमारा एक तरीका रहता है आधुनिक तरीका, प्लग ट्रे, अगर ये किसान भाई समझते हैं या यानी जड़ वाला भाग जिसे हम कहें। हाँ, प्लग ट्रे, या फिर अगर प्लग ट्रे इनके पास उपलब्ध नहीं है तो जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं नर्सरी में, जिनमें नर्सरी उगाते हैं, इनको मालूम होगा। तो उसमें हम एक साइड रूट स्टॉक लगाना पड़ेगा, और रूट स्टॉक जो है आपको दूसरा जो साइन है, जो जड़ वाला हिस्सा है, उसको पहले लगाना है, कम से कम 5-7 दिन पहले, और जो ऊपर वाला हिस्सा है साइन जिसको बोलते हैं, उसको हमने बाद में लगाना है 5-7 दिन के बाद। जब ये 30 दिन की आपकी जो पौध है तैयार हो जाती है, 30 दिन, लगभग 30 दिन लगेंगे इसमें टमाटर में, तो उसके बाद आपको ग्राफ्टिंग करनी है। जो जड़ वाला हिस्सा है उस पे जो दूसरा साइन वाला है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको आपने कलम करना है। और कलम करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, अगर इनको बागवानी का शौक होगा तो इन्हें मालूम होगा कि जो आम है या दूसरे पौधे हैं, फलदार पौधे, उनमें कैसे कलम करते हैं। सब्जियों में भी ठीक वैसे ही कलम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्जियों में ये रहता है कि सब्जियां थोड़ी नरम होती हैं, टेंडर होती है बहुत ज्यादा, तो उसको थोड़ा हैंडलिंग करना, थोड़ा उसमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो सिंपल जो टंग ग्राफ्टिंग होती है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होती है, या स्लांट कट ग्राफ्टिंग जिसको सीधा हम बोलते हैं, वो 2-3 तरह के ग्राफ्टिंग मेथड्स हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है उसको ग्राफ्टिंग क्लिप्स आते हैं, उनके साथ जोड़ना है उसको। या जैसे अभी डॉक्टर राम आश्रय ने बीच में एक बार शब्द यूज किया था कि एल्कातीन की शीट वो यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं इनकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि आप जो सिंपल सेलो टेप होती है, क्योंकि मैं फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से किसान की जो पास उपलब्ध चीज होती है उसकी बात कर रहा हूँ। जो सिंपल सेलो टेप होती है जो चिपकाने के लिए यूज करते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ जो है आपने जो ग्राफ्ट किया पौधा, उसको सेलो टेप से आप बांध दें। उसके बाद आपको 4-5 दिन जो है अपना पौधा आपको ऐसी जगह रखना है जहां नमी ज्यादा हो और तापमान कम हो। तो उसमें ह्यूमिडिटी जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो उसमें आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद 4-5 दिन बाद जो है आपका जो पौधा है उसमें जो आपने कलम किया हुआ है, वो उसमें आपको धीरे धीरे आपको ध्यान में आएगा देखने पर कि वो पौधा जुड़ गया है। तो उसको उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे आप उस पौधे को अपने खेत में ले जा सकते हैं। बिल्कुल जी। तो ये तो बात रही, हमारे साथ दर्शक थे, उन्होंने अपना सवाल रखा था। अब अमरूद पर बात कर लेते हैं। अमरूद जी, अमरूद पर जैसे राम आसर जी हमने कहा था ब्रेक से पहले कि तुड़ाई के बाद हमें और भी ग्रेडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि मान लीजिए कुछ हमारे किसानों के फल ऐसे भी हैं जिन पर चाहे ना अनचाहे निशान आ भी गए हैं, या फिर उनका रूप रंग उतना अच्छा नहीं है, कुछ फल एक ही वृक्ष के अलग अलग फल मान लीजिए हैं, तो तब भी वो अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रेडिंग यहाँ पर कैसे हेल्पफुल होती है और क्या तरीका है इसका? देखिए, एक जो प्रबंधन की, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन की जो ग्रेडिंग या जिसे कहते हैं हम वर्गीकरण, बहुत ही अहम कड़ी है। और अगर आप देखें कि अगर एक 12 साल का अमरूद का वृक्ष होता है तो तकरीबन औसत तौर पे उसमें हम 1 क्विंटल तक का फल मिल जाता है उसके पूरे जो सीजन में। तो उसमें अगर देखा जाए 1 क्विंटल में ए और बी और सी 3 वर्ग के आपके फल होंगे। एक कहने का मतलब तात्पर्य ए वर्ग का फल जो है उसका आकार काफी बड़ा होगा, हो सकता है वो आपका 150 ग्राम तक भी उसका वजन पहुंच जाए। और इस तरीके के फल होते हैं तो उनकी करीब 35% के आसपास होते हैं। 100 अगर फलों में तो 35 फल ऐसे होंगे कि जो ए श्रेणी के होंगे। और इसके बाद आती है 20 श्रेणी के फल जो कि करीब करीब आपके 40 मैं पुनः यहाँ क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे तकरीबन वो 30% के हिस्सेदारी करते हैं। और इसके बाद जो सबसे छोटे आकार के फल होते हैं वो सी श्रेणी में आते हैं।
तो यहाँ पे इनका वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। इसके हाथों से ही आप मैनुअल जो ग्रेडिंग करते हैं, हाथों से ही हमारे किसान भाई अपनी पैनी नज़र से परख कर जब खेत में उसकी तोड़ाई करते हैं तो सबसे बड़ा फल एक तरफ रख लेते हैं, उसका दरमियाना जो मीडियम साइज का है उसको दूसरी ढेरी में, और जो सबसे जो छोटा होता है उसको तीसरी ढेरी में कर लेते हैं। इस तरीके से वो वर्गीकरण या इसकी ग्रेडिंग कर लेते हैं। और जो साइज का ए ग्रेड का फल होता है वो प्रीमियम साइज का होता है, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा मिलती है। वो बड़े आपकी हाई एंड मार्केट, जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी जो जिनको कहते हैं आपका, जैसे दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ उपभोक्ता ज्यादा खर्च करने की, जिनके जेब में पैसा ज्यादा है वहां पे पहुंचाते हैं, आप पहुंचाना चाहिए। और बी श्रेणी का फल भी आता है, लेकिन वो मात्रा उसकी जो हमारी दूसरी परिधि में जो शहर होते हैं वहां पे पहुंचाते हैं। और जो आपका सी ग्रेड का या तीसरे दर्जे का फल होता है सबसे छोटा, उसको आप स्थानीय बाजारों में ही बिक्री कर लें, क्योंकि आप उसको यहाँ पे अगर लाएंगे तो उसकी बिकवाली कम हो जाएगी और उसकी बिकवाली भी कम से कम होगी और उसकी जो कीमत मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी। तो आपको ये इस तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल। और श्रेणीकरण बहुत ही जरूरी होता है। अगर श्रेणीकरण करने से करीब करीब देखा गया है कि आपकी जो टोटल आमदनी होती है 1 क्विंटल फल को बेचने में, उससे 10 से 15% का इजाफा हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ श्रेणीकरण के साथ साथ पैकेजिंग, इसकी किस तरीके से चलिए पैकेजिंग पर हम आएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमरूद की पैकेजिंग पर हम चर्चा करेंगे। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं अमरूद के बारे में और साथ ही सब्जियों में कैसे करें ग्राफ्टिंग, इसका तरीका क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। राम आश्रित जी, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे जिन्होंने आम के बारे में जाना कि इस समय आम में कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्या किया जाए। और साथ ही उनका सवाल ये भी है कि कई बार हम चूने का लेप कर देते हैं तने में आम के वृक्ष में, तो क्या ये फायदेमंद होता है और इसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, क्यों किया जाता है? देखिए, चूने की जो पुताई या उसका लेप करते हैं, जो आपके आम के तने हैं या दूसरे वृक्षों में भी ये किया जाता है, लेकिन आम का जो तना होता है उसमें जो दरारें होती हैं, कास्ट एक जो है
जैसे काष्ठीय पौधा होता है इसका तना, जिसमें कि काफ़ी दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों में कहीं न कहीं जो हानिकारक कीड़े छुपे हुए होते हैं। तो ये चूने का लेप करने से, चूने में हम दूसरे जैसे आपका कार्बनडाजिम है उसको भी कहीं न कहीं मिला लेते हैं, जो कि फफूंदी नाशक होता है, या आपका नीला थूथा वगैरह भी मिला लेते हैं, जिसको कि नीला थूथा एक जीवाणुनाशी का काम करता है। और इसमें किसी कीटनाशक का भी हम कहीं न कहीं मिश्रण बना लेते हैं और इसके बाद जब उसकी तने पे अच्छी तरीके से पुताई कर देते हैं, आलेपन कर देते हैं, तो ये इन जो कीड़े हैं, बीमारियां हैं, इनसे कहीं न कहीं निजात पा लेते हैं। खासकर ये भी देखा गया है कि जब गर्मियों का समय होता है, गर्मी में, इस समय तो खैर सर्दी है, लेकिन चूने से आपका जो तने का जो आपका एरिया है वो उस पर कहीं न कहीं वो ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि ये आपके जो तापक्रम है उसकी इसकी विरोधाभास है इसमें, जबकि सफ़ेद रंग होता है और काला रंग आपका तापक्रम ज़्यादा अवशोषित करता है, सफ़ेद रंग उसको कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करता है या दूर ले जाता है, उसके भी कई फायदे हैं। तो एक तरीके से आपका ये तापक्रम नियंत्रण में भी सहयोग करता है। दूसरा, चूना और उसके साथ साथ फफूंदीनाशक और कीटनाशक जब मिला के हम उसमें लेपन करते हैं तो कहीं न कहीं जो हमारे उस दरार में खासकर आम का जो पेड़ होता है उसके तने में, उसमें छिपे हुए आपके कीड़े और जो फफूंदी के कीटाणु होते हैं या रोगाणु होते हैं, उनको एक मार देता है, जिससे कि हमारे वृक्ष जो हैं आम के वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके निश्चित तौर पे फायदे हैं और ये काफ़ी लंबे स्तर पे, काफ़ी बृहद स्तर पे कहीं कहीं इसका प्रतिपालन किया जाता है और इसका प्रयोग करते हैं। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। धर्मपाल जी हैं जिन्होंने यमुनानगर से में कॉल किया है। धर्मपाल जी बताइए, क्या है आपका सवाल? हाँ जी मैडम, मेरा सवाल खीरे की खेती के बारे में। जब हम पॉली हाउस में खीरा लगाते हैं तो हम एक पौधे से 4 से 5 किलो खीरा प्राप्त करते हैं। अगर हम ग्राफ्टेड विधि से खीरा लगाएंगे पॉली हाउस में तो उससे हम एक पौधे से कितना खीरा प्राप्त कर सकते हैं? जी प्रदीप, और खीरे की ग्राफ्टिंग विधि के बारे में विस्तार से बताएं। ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, खीरा के बारे में जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि जी खीरा जो है, आप जो पॉली हाउस पे खीरा लगाते हैं अपने, वो ज्यादातर वैरायटी जो होती हैं वो सीडलेस वैरायटी होती है, पार्थिनोकार्पिक जिसको हम बोलते हैं। और जैसे आपने कहा कि कितना लेना चाहिए, उसमें ये तो डिपेंड करता है कि आप पौधे को कितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं। अगर आपके जो पानी में घुलनशील जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं, खाद्य होते हैं, अगर उनका आपने एक तरीका सही रखा है, तो जैसे हम यहाँ हमने हिमाचल की अगर मैं बात करूं, जो हमने एक सामान्यतः अनुमोदन किया है वो ये किया कि लगभग 2 ग्राम आपको 1 स्क्वायर मीटर में जो 19 NPK फर्टिलाइजर आता है उसको आपने देना है। हफ्ते अगर खीरा आप ले रहे हैं तो खीरे में कम से कम हफ्ते में 3 बार तो आपको देना पड़ेगा। तो खीरे की जो पैदावार है वो जो सीडलेस वैरायटीज है या पार्थिनोकार्पिक वैरायटीज है उनमें बहुत ज्यादा होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक ख्याल रखना चाहिए आपको कि अगर आप खीरे का जो पार्थिनोकार्पिक खीरा है उसमें साइज बड़ा मैटर करता है, उसमें साइज बहुत बड़ा नहीं चाहिए, उसमें साइज हमें छोटा चाहिए और क्रिस्पनेस उसमें जिसको बोलते हैं वो चाहिए। तो शुरू के जो 5 नोड होती है, नीचे से जब खीरा लगता है उसमें जो पहले 5 खीरे हैं उनको आपने निकाल देना है, ये आपने ध्यान रखना है इसमें। शुरू के जो 5 है उनको निकाल देना, उसके बाद जो ऊपर खीरा है उसको आपने लेते रहना है। और नीचे के जो खीरे हैं उनको पहले तोड़ना है, नहीं तो क्या होगा कि जो ऊपर वाले खीरे हैं फिर उनमें वो टेढ़े हो जाएंगे, उनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। दूसरा, आपने बात की कि खीरे में क्या हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। खीरे में भी ग्राफ्टिंग होती है, लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर आपके पॉली हाउस में सूत्रकृमि है या कोई आपको उसमें समस्या आ रही है, तब आपको ग्राफ्टिंग के लिए जाना है। और जो खीरे के लिए बेस्ट रूट स्टॉक है वो आपका जो बॉटल गॉर्ड घिया जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर आप खीरे की कलम कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि पहले आप इसको अपने छोटे से स्केल पे 2, 4, 5 पौधों पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे बढ़े आप। जी बिल्कुल। एक और दर्शक हमारे साथ मार्कंडे पांडे जी हैं गोरखपुर से, इन्होंने पहले भी कॉल किया था, तब आम के बारे में इन्होंने जानना चाहा था। अब बात कर लेते हैं क्या सवाल है उनका। जी मार्कंडे जी बताइए क्या सवाल है? अमरूद का
पेड़ है, 8-10 पेड़ है, उसमें फल जो है, फल में कीड़े पड़ जा रहे हैं बरसात में। फल में कीड़े पड़ रहे हैं, ये समस्या मास्टर जी कई किसानों के साथ आती है, क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बोला है कि बरसात में कीड़े पड़ते हैं, वो बरसात में भी पड़ते हैं और कभी कभी देखा गया हमारी जो अभी शरद ऋतु की फसल इस समय जो तैयार होने जा रही है उसमें भी पड़ते हैं। लेकिन बरसात की जो फसल होती है उसमें कीड़े की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमेशा सिफारिश की जाती है या सुझाव दिया जाता है कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती, खासकर आप गोरखपुर से संबंध रखते हैं, वहाँ पे काफ़ी बरसात के समय बारिश होती है और जो हमारी बरसात की फसल होती है अमरूद, उसको लेने पर इसमें निश्चित तौर पे जो आप कीड़ों का प्रकोप होता है उससे बच नहीं सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि बरसात में आप खासकर आपका गोरखपुर का एरिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश या इस इलाकों में अमरूद की फसल नहीं लें। हाँ, अभी जो आपकी फसल इस समय भी है, इसमें भी कभी आप बहुत मात्रा में अमरूद के फल झड़ के नीचे गिरने लगते हैं। पूरा तैयार फल है, पूरा अपना आकार ले चुका है, उसके बावजूद भी वो कहीं न कहीं काफ़ी झड़ के नीचे गिरने लगता है। उसमें वजह होती है आपकी फल मक्खी, जिसे कहते हैं फ्रूट फ्लाई। फल मक्खी है जो है, ये जो है फलों पे अंडे देती है। उसकी त्वचा होती है जो फल की, उसकी छिलके के बिल्कुल अंदर में, बिल्कुल पास में, हल्के गहराई में अंडे देती है। और जब ये अंडे फूटते हैं तो कहीं कहीं उनसे मैगट या सूड़ी बन जाती है। वो जब सूड़ी बनती है अंडों के फूटने से, तो पूरे फल में कहीं न कहीं आपका सड़न पैदा कर देती है और ये फल झड़ने लगते हैं। तो ये समस्या आपकी बरसात में तो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा सिफारिश की जाती है कि आप बरसात की फसल न लें। लेकिन इस समय भी कहीं न कहीं ये समस्या किसी बागानों में जहाँ पे खरपतवार इत्यादि का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और फल मक्खी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो इसके लिए आप इस समय अगर आप फल मक्खी का प्रकोप है जिन अमरूद के बागानों में, और किसान भाई वहाँ पे एक चूंगा तैयार कर सकते हैं। चूंगा का मतलब इसे कहते हैं, जैसे दाना किसी आपकी फल मक्खी आएगी, उस पर बैठेगी, खाएगी और वो स्वतः मर जाएगी। इसके लिए आपका गुड़ का आपका घोल बना लें। गुड़ का घोल का तात्पर्य ये है कि वो हल्का चिपचिपा हो और उसमें आप मिथाइल पैराथियान का कुछ अंश, कहने का मतलब अगर आप 10 लीटर घोल बनाते हैं तो उसमें कम से कम जो है 50 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान घोल लें और उस घोल को आपके मिट्टी के किसी बर्तनों में जगह जगह बागान में रख दें। तो इससे फल मक्खी आकर्षित होगी इस पर और वो कहीं न कहीं उसमें आके मर जाएगी। और इसके अलावा आप इसमें येलो टैप, जिसे कहते हैं कि फेरोमोन टैप, जो पीले रंग के आते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। तो उसकी तरफ भी आकर्षित होती है खासकर आपकी मादा मक्खी और उसमें आके ये फंस जाती है और वहाँ पे नष्ट हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपकी बागान की अच्छी तरीके से सफाई रखें। अगर हो गई तो इसमें आप एक चूंगा, जिसे कहते हैं मिथाइल पैराथियान युक्त, उसको रखें या आप फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करके फल मक्खी से निजात पा सकते हैं और ये इस तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं इसका। जी, और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेलो किसान में फिर हाजिर होंगे, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में होंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जिन किसानों के भी प्रश्न हम तक नहीं पहुंचे हैं वो जरूर हमें फोन लगाएं। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं अमरूद में कैसे प्रबंधन करें, कैसे आप विपणन में विशेष बातों का ध्यान रखें और साथ ही सब्जियों में ग्राफ्टिंग के क्या लाभ हैं, कैसे हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं जो कि हमें सब्जी में ग्राफ्टिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। प्रदीप जी, जैसा कि आपने टमाटर के बारे में हमें बताया कि कैसे ग्राफ्टिंग की जाए, एक हमारे किसान थे जिन्होंने खीरे के बारे में जानना चाहा और आपने खुद बातचीत में बताया कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, बेल वाली जो सब्जियां हैं, उनमें ग्राफ्टिंग काफ़ी सक्सेसफुल है, उसमें हमारे किसान फायदा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। हाँ, जैसे आपने कहा कद्दू वर्गीय सब्जियों में, तो कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां आती हैं, जैसे खीरा है, करेला है, घिया है, कद्दू है या मस्क मेलन है, वाटरमेलन है। ऐसी बहुत सारी जो फसलें हैं, कद्दू वर्गीय एक तरह से बहुत बड़ा परिवार है सब्जियों का। बिल्कुल। तो इसमें जो कमर्शियल, जो अगर हम बात करें, जैसे अभी कमर्शियली बात की कि कमर्शियल लेवल पे कौन सी क्रॉप कैसे लग रही है, तो जैसे उन्होंने अभी खीरे की बात की थी, तो हमने कहा कि खीरे के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो आपका वाटरमेलन है या मस्क मेलन है, उनमें अगर कोई इस तरह की समस्या आ रही है तो वहां भी इस तरह की जो ग्राफ्टिंग है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो टेक्निक है वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में अलग है। जो शिमला मिर्च, टमाटर और बैंगन में हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उसमें होल इंसर्शन, यानी कि जो रूट स्टॉक होता है उसके अंदर हम एक होल करते हैं पिन के साथ, या कोई जैसे टूथपिक होता है जनरली लोग यूज करते हैं, उसके साथ एक होल करते हैं और उस होल के बीच में जो साइन है उसको लगाते हैं। वो इसमें कद्दू वर्गीय सब्जियों में सबसे अच्छा सक्सेसफुल तकनीक है ग्राफ्टिंग की। और उसके बाद जब ग्राफ्ट कर दिया पौधे को, उसके बाद उस पर हल्का सा स्प्रे पंप से हम पानी देते हैं, नमी देते हैं, ताकि उसका जो वो साइन है, रूट स्टॉक है, वो आपस में जुड़ जाए और मुरझाए ना। तो ये एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैं उसमें कुछ नाम बोलना चाहूंगा जल्दी से, कि जो रूट स्टॉक्स हैं, चाहे वो बैंगन है चाहे टमाटर है, इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर किसान भाई सुन रहे हैं तो वो EG 203 है, EG 195 है, हवाई 7996 है, 7998 है, या फिर अर्का निधि, अर्का केशव, जो बहुत सक्सेसफुल वैरायटीज हैं किस्में हैं बैंगन की, और इसके साथ सोलेनम टॉर्बम एक स्पीशीज है बाइल ब्रिंजल की। ये बहुत सारे, और फिग लीफ जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगर मैं बात करूं, बॉटल गॉर्ड दूसरा है। तो ये कुछ रूट स्टॉक्स हैं जिनको किसान जो है अपने संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों से या कृषि विभाग से जानकारी लेकर के कहीं भी इनका इस्तेमाल वो अपने ग्राफ्टिंग के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बताया अभी कि किस तरीके से हमारे किसान इसे अपना सकते हैं और अलग अलग फसलों में अभी आपने कद्दू वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी दी। इसमें ग्राफ्टिंग का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे किसानों को और सजग रहने की ज़रूरत रहती है, तो इसीलिए हम ये सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। और राम आश्रित जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, आप भी कुछ इस पर कहना चाह रहे थे बीच में। मैं तो कहना चाहूँगा बहुत ही आपने अच्छा विषय चुना, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे उदाहरण के तौर पे काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया, और बहुत ही अच्छी तकनीक है। खासकर
जो हमारे सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहाँ कहीं ऊसर बंजर ज़मीन है, जहाँ की आपका पीएच मान बहुत ज़्यादा होता है, ऊसर अम्लीय है या क्षारीय है, तो उन ज़मीनों भी में भी हम इन खासकर कद्दू बरगी जो फसलें हैं आपका, या बैंगन है, टमाटर है, उनका वहाँ पे लगाना संभव हो सकता है। इन मूल ग्रंथों खासकर जो रूट स्टॉक है उसका प्रयोग करके इन समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भी हम सब्जियों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया, जब नेमेटोड या सूत्रकृमि है, या आपका जो इसमें ब्लास्ट है, झुलसा है, उसके अलावा ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं, जिनको हम कहीं न कहीं काबू में भी कर सकते हैं इस मूल ग्रंथ का प्रयोग करते हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राफ्टिंग पर इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जिन किसानों ने अपने सवाल हम तक पहुंचाए और साथ ही जो हमें देख रहे हैं ग्राफ्टिंग में उनका रुझान बढ़ेगा और उसके जो लाभ हैं वो उन्हें जरूर मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम आश्रय जी आप भी स्टूडियो में आए और आपने अमरूद पर इतनी विशेष जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। कल का हमारा विषय है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस पर हम और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में रहेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आशंका है, इसे और सरल तरीके से जानना चाहते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, कैसे किसानों के जीवन में इससे बेहतरी होगी, इन सभी सवालों के जवाब हम कल आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमें अपने सवाल पहले से ही हमें पहुँचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर हमसे जुड़े, फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैसेंजर या फिर वॉल पर अपने सवाल साझा कर सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका आपको बता दें, आप हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप हमें कॉल करें और अपने प्रश्न इसमें रिकॉर्ड करवा दें। आपके प्रश्नों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने सब्जियों में ग्राफ्टिंग और साथ ही अमरूद में कैसे आप प्रबंधन और विपणन से जुड़ी बातों का ध्यान रख के ज़्यादा से ज़्यादा भाव ले सकते हैं, दाम ले सकते हैं, बाजार में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सभी जानकारियों को आप ध्यान में रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। दीजिए इजाज़त, बने रहें आप दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।